नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहे। मेरे लिए बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इतने बड़े दुख को सहने की क्षमता दे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जो बहुत ही अच्छे एक्टर होते हैं जैसे दिव्या भारती, या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या तो आत्महत्या कर लेते हैं। इससे हमारे बॉलीवुड का जो कड़वा सच है वो सामने आ रहा है। बहुत सारे रूमर्स, कोई सलमान खान के लिए, कोई आलिया भट्ट या फिर करण जौहर के लिए फेसबुक या वेरियस ऑनलाइन मीडिया में चल रहा है। मैं चाहूँगा सरकार से इस पे सीबीआई जांच की जाए और जो भी कल्प्रिट हो उनको सजा दी जाए। जीएस की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है और जीएस की सीरीज़ में ही हम आज का लेक्चर है हमारा। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और फेसबुक में हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उन सभी का आंसर हम फेसबुक में प्रोवाइड करते हैं। ये लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, सो काइंड ऑफ रिवीजन के लिए यहाँ पे एक बार इनको आप देख लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी और कहाँ पे की थी। तो महाड़ सत्याग्रह बेसिकली 1927 में हुआ था, 1927 में, और ये भीमराव अंबेडकर ने शुरुआत किया था महाराष्ट्र में। 10 रोजा पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा हमने आपसे बताया था। यमुना एक्सप्रेसवे की सही स्थिति ग्रेटर नोएडा से आगरा है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? प्रयागराज में है। प्रथम व्यास पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इस क्वेश्चन में कई सारे लोगों को डाउट था और हमने सभी का डाउट फेसबुक में क्लियर भी किया है। प्रॉपर सभी को हम आंसर करते हैं वहाँ पर। तो मेक श्योर कि इसका जो सही आंसर है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में। 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे कि आप सर्च कीजिए और उनका आंसर कमेंट में दीजिए। तो उसमें पहला था कि ज्योतिबा फूले की पुस्तक का नाम क्या था? तो गुलामगिरी। गुलामगिरी बेसिकली अमेरिका के गुलामों पे लिखी गई है, क्योंकि उस समय अमेरिका में गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट करके चलिए कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वो सुमित्रानंदन पंत को ही मिला है। विश्व हेरिटेज दिवस जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, उसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन क्वेश्चन को हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, तो अगर आपको इनकी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो इस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम और फेसबुक के जो हमारे ग्रुप हैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए और हमें ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है 3 × 10⁻, ये पावर का सिंबल है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइए। मीटर पर सेकेंड 3 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर, देन है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर आवर। सो आपने इसका आंसर गेस किया होगा और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आना ही चाहिए। साथ ही साथ प्रकाश से संबंधित जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो जो हम जीएस का लाएंगे उसमें कवर कर देंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸। ठीक है ना, इसका ये आंसर है। अब रही बात ये जो एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। निम्न में से सबसे कमजोर बल का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, संसंजक बल है या फिर अभिकेंद्रीय बल है? आपने ये इसका आंसर दिया होगा। और इसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, तो कई लोग सोच रहे हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल होगा,
तो ऐसा नहीं है, नाम भले ही दुर्बल है लेकिन ये सबसे प्रबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कमजोर बल का उदाहरण है वो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब नाभिकीय बल से एक क्वेश्चन आता है। जो नाभिकीय बल बेसिकली क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, एक दुर्बल नाभिकीय बल और एक प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है ना, दो तरीके के होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये रहे कि सबसे मजबूत बल कौन सा है, उसमें दुर्बल नाभिकीय है और प्रबल है, तब तो प्रबल होगा। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो सबसे कमजोर बल का जो उदाहरण है वो गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे मजबूत बल का जो उदाहरण है वो नाभिकीय बल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण। अब इसमें कैसे निकालते हैं, अगर मान लो कि कोई 1 किलो की वस्तु है और उसे दूसरी वस्तु से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, ठीक है ना, तो उनके बीच कितना बल लगता है। तो उनके बीच जो बल लगता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है ना, इतना बल लगता है। अब बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। सो नाभिकीय बल बेसिकली क्या होता है, वो 1 फर्मी मीटर में उसका प्रभाव होता है। ठीक है, 1 फर्मी मीटर, और 1 फर्मी मीटर का मान पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, 1 फर्मी मीटर। तो 1 फर्मी मीटर का मान कितना होता है, 1 फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है ना, सो दो चीज़ें हमने डिस्कस की। पहला था कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और 1 फर्मी मीटर का मान कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है ना। एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, वह सूत्र। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, देखिए, बल की परिभाषा और सूत्र। तो बेसिकली न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, है ना, गति के जो नियम दिए थे 3 नियम दिए थे। ठीक है, सो अगर हम बात करें पहले नियम की, सो पहले नियम को लॉ ऑफ इनरेशिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनरेशिया। ठीक है, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। अगर दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम से हमें सूत्र मिलता है। ठीक है, बल का सूत्र क्या होता है, F = ma। m यहाँ पे मास है और a आपका त्वरण। ठीक है ना, एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन से इतने एडिशनल फैक्ट बनते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिएगा और गेस कीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, उनका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स फ्री है और जम के यूज़ कीजिए उसको। ठीक है ना। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये इंडिया और यूएसए के सहयोग से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, इंडिया और यूएसए के सहयोग से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एडिशनली उत्तर प्रदेश की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है नरौरा, जो कि बुलंदशहर में है। ठीक है ना, एक मिनट से क्लियर करते हैं, बुलंदशहर में, हाँ नरौरा ये बुलंदशहर में है। ठीक है ना, बुलंदशहर में है। और नरौरा में जो ये एटॉमिक पावर स्टेशन है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो हम भारत का भी देख लेंगे। ठीक है ना, सबसे बड़ा की बात कर रहा है, सबसे छोटों को भी देख लेंगे। ठीक है ना। सो ऑप्शन है पटना पक्षी विहार, लाख बहोसी, नल सरोवर और नवाबगंज। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें सबसे बड़ा पक्षी विहार की अगर बात करें हम, तो लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, तो लाख बहोसी की जो स्थिति है वो कन्नौज है। ठीक है ना, ये कन्नौज में पड़ता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का हो गया सबसे बड़ा पक्षी विहार। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो नल सरोवर पक्षी विहार, नल सरोवर पक्षी विहार ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है ना, ये गुजरात में पड़ता है। अब एडिशनली यहाँ पे एक ऑप्शन है पटना पक्षी विहार। ठीक है ना, ये सबसे छोटा है,
सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो नवाबगंज उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, ठीक है ना। ये पहला है, एक बार इनको फिर से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये पहला है, ये सबसे छोटा है, और ये सबसे बड़ा है, और ये भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हुआ। और हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें एडिशनल फैक्ट सारे मालूम होने चाहिए कि सबसे नवीन पक्षी विहार कौन सा है, तो बेती पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़, राजा भैया वाला प्रतापगढ़, ठीक है ना। हाँ, इतने क्वेश्चन बनते हैं और हमने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। गेट वाइजेशन का संबंध है, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, और मैंने इस क्वेश्चन को CBSE की बुक से उठाया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, बड़े कंफ्यूजिंग होंगे, शायद आपने पहली बार इसको सुना होगा, ठीक है। सो भारत में व्यापार की अनियमितताओं की जांच से, भारत का पड़ोसी देशों के साथ जो व्यापार है उससे इसका संबंध है गेट वाइजेशन का, शिक्षा संबंधी सुधार से की रिपोर्ट है ये, या फिर किसी समुदाय विशेष का एक क्षेत्र में निवास, ठीक है। सो आई होप आपने इसका आंसर गेस किया होगा, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी समुदाय विशेष का क्षेत्र विशेष में निवास, ठीक है, उसे गेट वाइजेशन बोला जाता है। बेसिकली ये टर्म जो है कब यूज होता है, अगर हम हसीयकरण की बात करें, हसीयकरण आप जानते ही होंगे और पढ़ा भी होगा, हसीयकरण, ठीक है ना। हसीयकरण की बात करें तो हसीयकरण में गेट वाइजेशन वर्ड का यूज होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। अगला और हिंदी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद होते हैं, कितने होते हैं भाई, 4, 5, 6, 7, आप सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बट एडिशनल फैक्ट हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। सभी को मालूम है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, बेसंज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पूछता है कि सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला होता है पुरुषवाचक, ठीक है ना। दूसरा बात करें तो निश्चयवाचक, ठीक है ना, निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रश्नवाचक, फिर है संबंधवाचक, ठीक है। फिर एक आता है, कौन सा है, संबंधवाचक हो गया ना, हाँ, निजवाचक। तो इतने बनते हैं, 5 हो गए ना, नहीं 6 हो गए ना, हाँ 6 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने संज्ञा की बात की थी, संज्ञा 3 होती हैं, बेसिकली संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कुछ लोग 5 कहते हैं, देखो हिंदी में 3 होते हैं, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पहला होता है व्यक्तिवाचक, और दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें 2 चीज और है, एक होता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है ना। तो अगर संज्ञा की बात करें तो हमने कितना डिस्कस किया, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के फिर से हम 2 भागों में सेग्रीगेट करते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, सॉरी, ठीक है, दिमाग से निकल गया, समूहवाचक, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे, और वो हमने डिस्कस किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य आचार संहिता के लिए अनुच्छेद है, इसमें ऑप्शन आप देख ही रहे होंगे, अच्छे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, 40 और 44। तो इसका आंसर आपने किया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स में पूछता ही रहता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। और वैसे भी इस समय तो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब पूछे जाएं। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44, ठीक है ना। एडिशनली जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद हैं हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको,
अनुच्छेद 40 है, ये बेसिकली ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है ये, है ना। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों से है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों से, ठीक है। 5 तरह की रीट होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला, समझ में आ रहा है ना। उसमें बेसिकली क्या होता है कि संवैधानिक उपचार क्या होते हैं, हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में, कि जब भी किसी कंडीशन पे आपको लगे कि आपके मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है ना, तो 6 मौलिक अधिकार में किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है राज्य द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति विशेष द्वारा, ठीक है, तो आप उसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये होता है आपका संवैधानिक उपचार, और इसकी जो व्याख्या है अनुच्छेद 32 में, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, ठीक है ना। यही वो पॉइंट है जिसको भीमराव अम्बेडकर जी ने आत्मा कहा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 24 बात करते हैं, तो अनुच्छेद 24 जो है बेसिकली ये क्या बोलते हैं उसको, बलात् श्रम जो होता है ना, मतलब जबरदस्ती काम करवाने वाली चीज़ें, है ना, तो उस पर रोक लगाता है। मतलब बेसिकली क्या है 23 एंड 24, ठीक है। सो 23 में क्या होता है, ये बेसिकली शोषण के विरुद्ध होता है ना, जो उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध में ये आ गया। अब ये होता है कि हम किसी भी इंसान को बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। तेज अगर हम 23 की बात करें तो 23 हमें रोकता है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना, कि हम किसी भी इंसान का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 23 के अंदर। अब 24 की बात करें तो फिर ये कारखानों में बाल श्रम को रिस्ट्रिक्ट करता है 24, ठीक है। अच्छा, उसके लिए एज क्या है, एज है 14 ईयर्स, ठीक है, 14 साल की एज है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस भारतीय राज्य की वृद्धि दर नकारात्मक थी। सो ऑप्शन मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। सो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये 2011 की जनसंख्या से संबंधित है और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बाणसागर परियोजना स्थित है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका जो आंसर है आपने आई होप गेस किया होगा, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाणसागर परियोजना जो है सोन नदी पे है, ठीक है। अब बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी बेसिकली ये निकलती कहाँ से, ये मध्य प्रदेश के पेन बिल्कुल नहीं चल रहा है, प्रदेश के कौन सा जिला है ये, शहडोल, हाँ, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, शहडोल जिले से, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि ये जो बाणसागर परियोजना है ये चलिए, ठीक है, रायसेन जिले से निकलते हैं। रिहंद नदी की बात करें तो रिहंद नदी में आप जानते हैं गोविंद सागर बांध है और रिहंद परियोजना ये सोनभद्र जिले में है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2019 में भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया, और इसका ऑप्शन है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, उषा किरण खान, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को आप सभी जानते होंगे, 2014 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। बचपन बचाओ आंदोलन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। अगला महेश चंद्र शर्मा, ये बीजेपी के सांसद हैं। डॉक्टर उषा किरण खान, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उषा किरण खान, ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं ये, और इनको जो है वर्ष 2019 का, 2020 का भी डिसाइडेड नहीं हुआ है, ये वही सितंबर या अक्टूबर के आसपास ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है। तो जब भी आएगा तो हम फिर से उसको किसी और वीडियो में रखेंगे, ठीक है। तो 2019 के लिए डॉक्टर उषा किरण खान को, ठीक है। रमेश चंद्र शाह को 2018 के लिए दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे क्वेश्चन का हालांकि लास्ट क्वेश्चन था, बट अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। हमने आपसे कहा था ना कि हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना, कि प्रकाश की प्रवृत्ति क्या है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ठीक है। तो सोर्स पे बात करते हैं। पहली चीज की प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष बेसिकली एक दूरी का मात्रक होता है,
एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फॉर एग्जांपल सूर्य है, सूर्य यहाँ से सूर्य से रोशनी निकली और एक वर्ष में यहाँ तक गई, ठीक है ना। तो ये प्रकाश मतलब इसे हम एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका मान कितना होता है, तो 9.9460607 इंटू 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 10 की घात 12, ठीक है, इतना होता है। मैं फिर से इसको क्लियर तो लिख नहीं रहा, ठीक है, फिर से बताता हूँ आपको। 9.4067 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर, ठीक है, इतना इसका मान होता है। 9.4607 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, सबसे ये तो हो गया हमारा प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा, ठीक है। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, रोमर, ठीक है ना। और रोमर को बेसिकली इनका जो पूरा नाम है, अगर हम बात करें तो पूरा नाम क्या है इनका, ओल रोमर बोलते हैं, हाँ, ठीक है ना। इनको ओल रोमर, इनका पूरा नाम जो ओल रोमर, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो निर्वात में, ठीक है। ध्वनि और इसमें यही अंतर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश चलता है निर्वात में, क्योंकि आसमान में बात करें तो वहाँ पे कोई भी हवा नहीं होती और वहाँ पे प्रकाश सबसे ज़्यादा गति पे चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की, ठीक है। सो इसमें हम बेसिकली आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने प्रकाश की द्वैध प्रकृति बताई है। मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा इसे ये कण के रूप में चलता है और कुछ ने कहा है तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। सो तरंग के रूप में चलने वाले और कण के रूप में जो चलने वाले हैं, उनमें न्यूटन का नाम आता है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है, पूछता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, तरंग की बात करें, ठीक है, सो हाइगेंस करके एक वैज्ञानिक थे, हाइगेंस, ठीक है ना, हाइगेंस करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने माना कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइंस्टीन ने क्या माना था। आइंस्टीन ने कहा था कि बेसिकली क्या होता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जो कि फोटॉन के बंडल है। मतलब इन्होंने दोनों चीज़ एक साथ में कवर कर लिया, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि फोटॉन के बंडल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, ठीक है। सो ये इन सारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। हाँ, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश को डाला जाता है, ठीक है, तो उस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही बेसिकली विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा था, ठीक है। कई सारे वैज्ञानिकों ने इसको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने दी है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा सीरीज़ में और काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा, आपको कुछ भी जानने को मिला होगा इससे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। साथ में एक बेल आइकन होता है साइड में इधर, ठीक है ना, तो उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम अपडेट करेंगे सो आपको टाइमली अपडेट मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।